अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। नावल बेकद्रा की आज एपिसोड 20 है और साथ में एपिसोड है 21 यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नावल नेम है बेकद्रा, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, और एपिसोड है 20। वो और कोमल दोनों ही वलीमे की दुल्हन के रूप में सजी संवरी स्टेज पर बैठी थी। कोमल के चेहरे की खुशी देख कर पता चल रहा था कि वो दाद का साथ पाकर बहुत खुश थी, जबकि अनाया चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए स्टेज पर बैठी थी। सभी लोग उसकी और सिकंदर की जोड़ी को सराह रहे थे। जुलेखा आंटी भी उसे देखकर उसके सदके वारी जा रही थी। वो वाकई सिकंदर के साथ जचती थी। बैठ बैठ कर अब तो उसकी कमर में दर्द होने लग गया था। आखिर उसने हिम्मत हारते दाद को मुखातिब किया जो अभी स्टेज पर आया था। दाद भाई, अपने साईं से कहें मुझे यहाँ से घर भेजें, मेरी कमर अकड़ गई है। वो चिड़चिड़ेपन से दाद से बोली, जिस पर दाद फौरन सर हिलाता सिकंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर स्टेज पर हाजिर था। क्या हुआ तुम्हें? दाद बता रहा था तुम्हारी कमर में दर्द है। वो उसके पास सोफे पर बैठता फिक्रमंदी से पूछने लगा। हाँ जी, दर्द है और बहुत ज्यादा दर्द है। खुदारा मुझे घर ले चले, मेरी हालत का ही सोच लें, उसने करते हुए कहा। ओके चलो चलते हैं। उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करते वो बोला और उसे लिए स्टेज से नीचे उतरा था। उन दोनों को यूं स्टेज से नीचे उतर कर जाता देख सब लोग हैरान हुए थे। दादी शगुफ्ता बेगम और अमजद साहब फौरन उनके पास आए थे। तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना अनाया की? बीजान ने फिक्रमंदी से पूछा। जी बीजान, बस बैठ बैठ कर इसकी कमर दर्द करने लग गई है। वैसे भी मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है, चलना चाहिए। आप भी आ जाएं साथ। उसने वजह बताते दादी को भी साथ चलने की ऑफर की थी जो उन्होंने रद्द कर दी थी। नहीं बेटा, मैं दाद के साथ आ जाऊंगी, तुम लेकर जाओ अनाया को। दादी अनाया के सर पर हाथ रखती सिकंदर से बोली, जबकि शगुफ्ता बेगम अमजद साहब ने भी अनाया को प्यार करते दुआएं देते सिकंदर के साथ भेज दिया था। घर आते ही सबसे पहले उसने अपनी भारी मैक्सी उतारी थी जो लाइट पर्पल कलर की थी। वो अपने कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से बाहर निकली तो सिकंदर को बेड पर लेटे पाया। वो भी अपना 3 पीस चेंज कर आ चुका था और इस वक्त ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। सिकंदर का 3 पीस की मैक्सी के हमरंग था। सिकंदर ने खुद मैक्सी और 3 पीस पसंद किए थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वॉशरूम से निकलती ही सिकंदर से सख्त लहजे में पूछने लगी। क्या मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा कमरा है ये और मैं अपने कमरे में आया हूँ। सिकंदर ने सर के नीचे का तकिया दुरुस्त करते रामदा लहजे में कहा। आप शायद भूल रहे हैं, बीजान ने ये कमरा मुझे दे दिया है और आपको कमरे से निकाल दिया है। अनाया ने उसे याद दिलाते कहा। हाँ याद है मुझे, पर तुम शायद भूल रही हो कि अभी हमारा वलीमा हुआ है और कौन सा शोहर वलीमे के बाद भी अपनी बीवी से दूर रहता है? सिकंदर ने आंख मारते कहा। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं सिकंदर, और अगर आपने ऐसा वैसा कुछ सोचा ना तो मैं कुछ कर गुजरूंगी। अनाया ने जैसे उसे धमकी दी थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मुकरा। हाँ बस मुझे मेरे कमरे के बगैर नींद नहीं आती। ये जो इतने दिन कमरे के बगैर दूसरे कमरे में सोया हूँ, सच जानो मुझे सुकून भरी नींद नहीं आई। और तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। बल्कि तुम ये समझो कि मेरा वजूद इस कमरे में है ही नहीं। अनाया की धमकी पर सिकंदर फौरन सीधा होकर बैठता बोला था, जबकि अनाया अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी। ठीक है, आप यहाँ रहें, मुझे नहीं रहना फिर इस कमरे में। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। अनाया उसे बोलकर जाने लगी, मगर सिकंदर फौरन फुर्ती से उठता उसका हाथ थाम कर उसे रोक चुका था। नहीं नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ही रहो। खुद सोचो घर के नौकर क्या सोचेंगे। बीजान ने ये वलीमा इसलिए किया है ताकि लोग, खासकर घर के हमारे घर का तमाशा ना बनते देखें और उनके मुंह बंद हों। तो ऐसे में अगर तुम फिर से अलग कमरे में रहोगी तो फिर क्या फायदा होगा बीजान क्या कि ये सब करने का? सिकंदर ने जैसे उसे समझाया था। ठीक है, आप फिर सोफे पर सोएंगे। अनाया की बात पर सिकंदर ने हैरत से पहले उसे और फिर सोफे को देखा था। मैं उस पर पूरा नहीं आ सकता यार, खुद सोचो मैं कहाँ और वो छोटा सा सोफा कहाँ। सिकंदर ने सोफे की तरफ इशारा करते उसे कहा। ठीक है, फिर मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अनाया सोफे की तरफ बढ़ने ही लगी थी जब सिकंदर ने उसका हाथ वापस पकड़ा था। नहीं नहीं, तुम्हारा सोफे पर सोना ठीक नहीं है, मैं ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो बुरे बुरे मुंह बनाकर कहता सोफे पर जाकर लेट गया था, जबकि अनाया उसे एक नजर देखती बेड की तरफ बढ़ गई थी। दिन और माह कैसे गुजरे पता ही ना चला। इन गुजरे माह में सिकंदर ने अनाया का बेहद ख्याल रखा था और बहुत बार उसे मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनाया का दिल वापस उसकी तरफ माइल नहीं हुआ था। आज अनाया की डिलीवरी थी। वो अंदर लेबर रूम में मौत और जिंदगी के दरमियान झूलती एक नई जिंदगी को दुनिया में ला रही थी।
जबकि बाहर कॉरिडोर में सिकंदर परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। बैठ जाओ सिकंदर, तुम्हारे यूं परेशानी से टहलने से कुछ नहीं होने वाला। बैठ जाओ यहाँ टिककर, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बीजान जो कब से उसे इधर उधर टहलता देख रही थी, आखिर तंग आकर बोली, क्या करूं बीजान, मुझे परेशानी हो रही है। वो उनके करीब बैठता फिक्रमंदी से बोला था, जबकि हाथ और पांव परेशानी से अभी भी हिल रहे थे। दाद आया नहीं अभी तक? आ जाना चाहिए तो उसे, कब का वो घर से निकला हुआ है। बीजान ने सिकंदर का ध्यान दाद की तरफ करते कहा, जिसे सिकंदर अनाया को हॉस्पिटल लाते हुए कॉल करके बता चुका था, ताकि वो आते हुए कोमल को ले आए। आता होगा, सिकंदर ने मुख्तसर सा जवाब देते वापस निगाहें लेबर रूम के दरवाजे पर टिकाई थी। एक तो उसको अनाया की टेंशन थी और दूसरा फिर ये फिक्र थी कि बेबी की पैदाइश के बाद अनाया उससे तलाक का मुतालबा करेगी, तो वो कैसे टालेगा उसे। अब तक तो उसने उसे लारे में रख लिया था, मगर अब वो लारा भी खत्म हो गया था। लो आ गया दाद। बीजान ने उसका ध्यान उसकी बाईं जानिब करवाया, जहां से दाद और कोमल आ रहे थे। आई नहीं क्या डॉक्टर बाहर? कोमल ने बीजान से आते ही सवाल किया, जिस पर वो मुंह में विर्द करती नाम में सर हिला गई थी। चंद पल और उनका इंतजार और फिक्र की सूली पर गुजरे थे कि आखिर फिर अंदर से नन्हे वजूद के रोने की आवाज आई थी, और इस पर उन सब की निगाहें लेबर रूम के दरवाजे पर ऐसे जमी थीं जैसे वहां दरवाजे के पार उन्हें वो नन्हा वजूद नजर आ रहा हो। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खोलते नर्स अंदर से बाहर आई थी, और उसके हाथ में कंबल में लिपटा एक नन्हा वजूद भी था। सिकंदर ने जल्दी से नर्स के पास जाते उस वजूद को अपनी बाहों में भरा था। मुबारक हो बेटा हुआ है, नर्स ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो तो बिना पलक झपके अपने बेटे के चेहरे को देख रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके हाथ में पूरी दुनिया का खजाना आ गया हो। मोहब्बत से उस गुड्डे को देखते उसने झुकते हुए उसके माथे पर प्यार किया था, और फिर बीजान के पास आते उसने एहतियात से उसे बीजान की गोद में डाला था। बीजान ने अपनी गोद में अपने परपोते को लेते बेसाख्ता उससे प्यार किया था। शाहू, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बीजान ने मुस्कुराते हुए सिकंदर से कहा, जबकि दाद और कोमल ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। वो वाकई ही बिल्कुल सिकंदर की तरह था। कितना प्यारा है ना ये बीजान, और सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। ये आंखें कब खोलेगा? सिकंदर की तो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही थी। खोलेगा बेटा, कुछ बच्चे जल्दी खोल लेते हैं और कुछ देर से। बीजान के कहने पर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। मुझे भी पकड़ाए ना बीजान, कोमल ने बेचैनी से कहा, जिस पर बीजान ने मुस्कुराते हुए इस नन्हे गुड्डे को मोमल की गोद में दे दिया था। ओह कितना नर्म है ये, सॉफ्ट सॉफ्ट। बीजान, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रुई का गोला हो। वो एक हाथ से उसे थामे दूसरे से उसके गालों को छूती बच्चों की तरह बोली थी, जबकि दाद उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, 5-6 माह तक हमारा भी ऐसा ही बेबी आएगा। दाद के कहने पर कोमल के गाल लाल हुए थे। उसे भी 4 माह पहले ही अल्लाह ताला ने उम्मीद लगाई थी। वह सब बच्चे से खेलने इस कदर मगन थे कि डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलने का उन्हें पता ही ना चला। अभी थोड़ी देर तक अब उनसे मिल सकते हैं। उन्हें बच्चे में मगन देख डॉक्टर ने खुद ही उन्हें मुखातिब करते कहा। क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल थी, इसलिए अनाया से उन्हें जल्दी ही मिलने की परमिशन मिल गई थी। वो ठीक तो है ना? सिकंदर ने परेशानी से पूछा। जी जी बिल्कुल, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर के मुस्कुरा कर जवाब देने पर सिकंदर ने शुक्र किया था। बीजान के कहने पर सिकंदर अमजद साहब और शगुफ्ता बेगम को फ़ोन करके इत्तला कर चुका था। वो बहुत जल्द पहुंचने वाले थे, मगर अभी सिकंदर, दाद और कोमल तीनों परेशानी से इस्लाह मशवरे में मगन थे। वो भी अनाया से मिलने नहीं गए थे, जबकि बीजान उससे मिलकर घर वापस जा चुकी थी, ताकि घर जाकर वो अनाया की हवेली वापसी की तैयारी कर सकें। अब क्या करेंगे हम? अब तक तो मैंने उसे इस आस पर अपने साथ बांधे रखा कि बच्चे की पैदाइश के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर अब मैं क्या करूंगा? अब तो वो मुझसे हर हाल में तलाक मांगेगी। सिकंदर के परेशानी से कहने पर कोमल और दाद दोनों ने भी फिक्रमंदी से उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर अचानक ही कोमल की आंखों में चमक आई थी। आइडिया! कोमल के एकदम चहक कर कहने पर उन दोनों ने उसे देखा था। कौन सा आइडिया? दाद ने आंखों को छोटी किए पूछा था। बस आप दोनों देखते जाओ मेरा कमाल, लेकिन इसके लिए हम सबको थोड़ा सा ड्रामा करना होगा। कोमल के कहने पर सिकंदर और दाद ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उसे बोलने का इशारा किया था। कोमल ने उन्हें करीब आने का इशारा किया था, जिस पर वो तीनों सर जोड़े खड़े हो गए थे, जबकि कोमल उन्हें अपने आइडिया से आगाह कर रही थी। कोमल अंदर कमरे में आई तो नाया बेड पर लेटी कमरे की छत को देख रही थी, जबकि नन्हा गुड्डा बेबी कॉट में लेटा अभी भी सो रहा था। कैसी हैं आप? वो बेबी कॉट से बच्चे को उठाती नाया से मुखातिब थी।
ठीक हूँ, अनाया एक लफ्ज में जवाब देती उठकर बैठती बेड की बैग से टेक लगा गई थी। देखा आपने छोटू को? कोमल ने बच्चे के चेहरे पर प्यार करते पूछा, जिस पर अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि कोमल कुछ और बोलती, उस नन्हे गुड्डे ने अपनी आंखें हल्की सी खोली थी और फिर उसका क्यूट सा बाजा स्टार्ट हुआ था। अपने बच्चे की रोने की आवाज पर अनाया के दिल को कुछ हुआ था, मगर वो वैसे ही बैठी रही। ओह, लगता है इसे भूख लगी है। डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे तक इसे फीड करवाना है। आप पक रही से मैं इसे डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि इसे फीड करवा दें। वो जल्दी से कहती बिना अनाया की सुने बेबी को उसकी गोद में डालती वहां से सेकंडों में गायब हुई थी। अनाया ने अपनी गोद में पड़े अपने वजूद के हिस्से को देखा था। वो कितनी ही देर से इसे इग्नोर कर रही थी, मगर अब उसके रोने और गोद में आते ही उसके सीने में खिंचाव सा महसूस हुआ था। आखिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसने रोते हुए उसे सर से पांव तक चूम डाला था। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, मेरी जान, मैं सदके अपनी जान के। वो उसे चूमती बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, जबकि माँ के प्यार करने पर वो नन्ही जान भी बड़े सुकून में आ गई थी। कोमल, दाद और सिकंदर थोड़े से खुले दरवाजे से उसे देख रहे थे। उन तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वाह कोमल, तुमने तो अपना काम कर दिया। दरवाजे से हटते सिकंदर ने उसके सर पर हाथ रखते कहा, जिस पर वो एक अदा से आंखें घुमाती मुस्कुराई थी। औरत हूं ना, इसलिए जानती हूँ औरत की कमजोरी। जितनी मर्जी औरत खुद को पत्थर दिल कर ले, मगर औलाद के लिए दिल मोम हो ही जाता है। अब आपकी बारी है एक्टिंग की। कोमल के कहने पर सिकंदर ने हाँ में सर हिलाते दोनों हाथ के अंगूठों से ओके का इशारा किया था। अपने बेटे को जी भर कर प्यार करते नायन उसे फीड करवाया था और वो अपना पेट भरने के बाद छोटू फिर से सुकून की नींद सो गया था, जबकि अनाया उसके हाथों से खेलती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देखे ही जा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के से उसके गाल चूम लेती। एपिसोड सेकेंड लास्ट। शगुफ्ता बेगम और अमजद साहब दोनों ही इस वक्त इसके पास मौजूद थे। अमजद साहब तो कब के अपने नवासे को गोद में लिए बैठे प्यार करने में मसरूफ थे, जबकि शगुफ्ता बेगम उन्हें खपकी भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे अमजद साहब ने उन्हें बेबी दिया ही नहीं था, खुद ही पकड़ कर बैठे थे। अनाया निसार होती नजरों से अमजद साहब का अपने बेटे से प्यार देख रही थी। बस कर देना अमजद जी, मुझे भी पकड़ा दें बच्चा, आखिर मेरा भी कुछ लगता है ये, आपका ही सिर्फ नवासा नहीं है। शगुफ्ता बेगम के खफगी से कहने पर अमजद साहब ने उन्हें देखा था। क्या करूं बेगम, दिल ही नहीं भर रहा मेरा उसे प्यार कर करके। अनायक का बचपन तो मैंने एंजॉय नहीं किया था, न उसे प्यार किया था, तो बस अब उसकी औलाद में उसे महसूस कर रहा हूँ। अमजद साहब के जवाब पर शगुफ्ता बेगम और अनाया दोनों मुस्कुराई थी। अच्छा ठीक है ठीक है, बाकी प्यार बाद में करिएगा, अभी जाएं बाजार से मिठाइयाँ लेकर आएं, सदका खैरात करके आएं। शगुफ्ता बेगम उनके हाथ से बेबी को लेती बोली, जिस पर वो बुरे से मुंह बनाते अनाया के माथे पर प्यार करते जा चुके थे, जबकि अब शगुफ्ता बेगम अपने नवासे को देखती निहार होती नजरों से प्यार कर रही थी। अगले आधे घंटे तक उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। शगुफ्ता बेगम नमाज पढ़ने गई हुई थी प्रेयर रूम में, जबकि अनाया कमरे में बेड पर लेटी अपनी डील का सोच रही थी। वो अपना बच्चा अपने आप से अलग नहीं कर सकती थी। तब तो उसने सिकंदर से बिना सोचे समझे डील कर ली थी, मगर अब बच्चा दुनिया में आते ही उसके अंदर की ममता जाग गई थी और अब वो अपनी औलाद को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती थी। करना तो दूर, ये सोच ही उसका दिल बंद कर देती थी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि तभी सिकंदर अंदर आया था। वो डिलीवरी के बाद उसके पास नहीं आया था, ये उसका पहला चक्कर था इसके कमरे में। कैसी हो? कमरे का दरवाजा बंद करते उसने अनाया से सवाल किया। ठीक हूँ मैं, अनाया के जवाब पर वो सर हिलाते बेबी कार्ड की तरफ बढ़ गया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते अपने बेटे को उठाया था, जो अपनी छोटी छोटी आंखें खोले उसे देख रहा था। सिकंदर ने बेसाख्ता झुकते उसकी आंखों पर लब रखे थे। तो फिर हमारी डील का आज लास्ट डे है। आज तुम अपने रास्ते, मैं और मेरा बेटा अपने रास्ते। सिकंदर की बात पर अनाया का सांस सीने में अटका था। क्या मतलब आपकी आखिरी बात का? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा था। मतलब साफ है मेरी बात का, हमारी डील यही हुई थी ना कि बेबी दुनिया में आते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर बेबी मेरा और आज़ादी तुम्हारी होगी। सिकंदर के जवाब पर उसने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते ना में सर हिलाया था। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी आपको, मैं अपनी औलाद खुद से दूर नहीं करूंगी। अनाया के कहने पर सिकंदर ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा था। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती, तुमने खुद कहा था बच्चे के पैदा होते ही तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सिकंदर तो
फुल अपने करेक्टर में घुसा टॉप क्लास की एक्टिंग करते बोला, पागल थी तब मैं जो ऐसी बात मुंह से निकाली मैंने, लेकिन अब मैं अपनी बात से नहीं पीछे हटती हूँ। मुझे आपसे आजादी और बच्चा दोनों चाहिए हैं। अनाया के कहने पर सिकंदर ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा था। ख्याल है तुम्हारा कि मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगा। जा रहा हूँ मैं अपना बच्चा लेकर, अगर तुम्हें साथ आना हो तो आ जाना। मेरे घर और दिल के दरवाजे अभी भी खुले हैं तुम्हारे लिए। सिकंदर के कहने पर अनाया बेड से उठती उसके करीब आई थी। नहीं जाना मुझे आपके साथ, ना ही मैं अपना बच्चा आपको ले जाने दूंगी। ये मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया है इसे, तो सोचिएगा भी मत कि मैं इसे खुद से दूर करूंगी। दे मुझे मेरा बच्चा, वो सिकंदर से कहती आखिर में बेबी को सिकंदर से पकड़ने की कोशिश करते बोली, जिस पर सिकंदर ने अपने हाथ पीछे करते बेबी को उसकी पहुंच से दूर किया था। मैं कितनी बार कह चुका हूं ना, मैं कितनी बार कह चुका हूं तुमसे कि माफ कर दो मेरी गलतियों को, मुझे एक और मौका दो। कसम से सारी जिंदगी सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा। तुम, मैं और हमारा हदीद, हम एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। सिकंदर ने अपने लहजे में प्यार और मोहब्बत समोए कहा। हदीद? अनाया ने हैरत से सवाल किया था। हदीद हमारा बेटा, और कौन? सिकंदर ने उसे मुस्कुरा कर जवाब दिया था। अब मुझे मेरा बेटा वापस करें, मुझे नहीं रखना आपसे कोई ताल्लुक। अनाया ने वापस अपनी पटरी पर आते सिकंदर से हदीद को छीनने की फिर से कोशिश करते कहा। ठीक है, नहीं रखना ताल्लुक तो ना रखो, मगर मैं हदीद तुम्हें नहीं दूंगा। लेकर जा रहा हूं मैं अपने बेटे को। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत होंगे। वो गुस्से से उसका हाथ झटक कर कहता कमरे से जा चुका था, जबकि अनाया उसके जाने पर बिना जूता पहने उसके पीछे भागी थी। उसे इस वक्त अपने बच्चे के खुद से दूर जाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हत्ता के कमरे से बाहर निकलते वक्त वो शगुफ्ता बेगम को भी ना देख सकी, जो कब से दरवाजे के साथ खड़ी सिकंदर की और उसकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। सिकंदर ने उन्हें देख लिया था, मगर वो उन्हें इग्नोर करता जा चुका था। जबकि अनाया को सिकंदर के पीछे भागने वाले अंदाज में जाता देख वो भी तेजी से उसके पीछे गई थी। नहीं सिकंदर, आप ये जुल्म नहीं कर सकते मेरे साथ। खुदा के लिए मेरी सांसें मुझसे दूर ना लेकर जाएं। मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। अनाया भागकर उसके पास आती उसके साथ ने हाथ जोड़ती रोते हुए बोली थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में थे और इस वक्त वहाँ काफी रश था। वहाँ मौजूद तमाम लोग उनकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मैं जुल्म नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, तुम खुद कर रही हो। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। सिकंदर के कहने पर अनाया उससे पहले कि कुछ बोलती शगुफ्ता बेगम ने वहां आते अनाया का हाथ थामा था। ये जाएगी तुम्हारे साथ सिकंदर, तुम रुको, अभी मुझे बस कुछ बात करनी है अनाया से, फिर ये तुम्हारे साथ ही जाएगी। शगुफ्ता बेगम सिकंदर से कहती रोती हुई अनाया को वहां से अपने साथ खींचती साइड पर ले गई थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों शोहर के साथ नहीं जा रही और किस डील का जिक्र कर रहे थे तुम दोनों? शगुफ्ता बेगम उसे एक साइड पर लेकर जाती सख्त लहजे में पूछने लगी, जबकि उनके सवाल पर अनाया ने थूक निकला था। जवाब दो अब मुझे, शगुफ्ता बेगम ने उसके बाजू को झंझोड़ते हुए कहा, जिस पर अनाया ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताते उनकी हुई डील के बारे में बताया था। हाँ, खुदकुशी वाली बात गोलमोल कर गई थी। अनाया के बताने पर शगुफ्ता बेगम ने एक लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया था। देखो अनाया, तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर अभी कमरे में सिकंदर की बातें भी मैं सुन चुकी हूँ। अगर वो शर्मिंदा है तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। जो भी हो अनाया, शोहर शोहर ही होता है, और तलाक लफ्ज़ जितना बोलने में छोटा और आसान है ना, इसकी हकीकत इतनी ही बुरी और जलालत से भरी है। तुम हम पर भारी नहीं हो मेरी जान, तुम चाहो तो भी हमारे साथ चलो, हमें कोई मसला नहीं होगा। मगर तुम खुद सोच लो, रह लोगी अपनी औलाद के बगैर? शगुफ्ता बेगम उसे समझाते हुए बोली थी, जबकि उनकी आखिरी बात पर अनाया ने बेसाख्ता ना में गर्दन हिलाई थी। यही बात है ना कि माँ अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती, और अपनी औलाद के लिए उसे बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मेरी मानो, एक बार सिकंदर को मौका दो। अगर इस बार भी उसने अपना मौका गंवा दिया तो तुम घर आ जाना, वो तुम्हारा अपना घर है। मुझे और तुम्हारे बाबा को कोई कबाहत नहीं होगी फिर तुम्हारे तलाक के फैसले पर। शगुफ्ता बेगम उसका चेहरा हाथों में कैद किए प्यार से समझाती बोल रही थी, जबकि अनाया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इसे अपनी आंखों के पर्दों पर हदीद का मासूम चेहरा नजर आया था। ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये वादा नहीं करती कि सिकंदर को एक और मौका दूंगी। उनसे कहती सिकंदर की तरफ बढ़ गई, जो तब से वहां खड़ा दूर दूर से उनकी जानिब ही देख रहा था। अनाया के मानने पर शगुफ्ता बेगम को सुख का सांस आया था और वो दिल ही दिल में शुक्र करती उसके पीछे ही सिकंदर के पास पहुंची थी और मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाती उसे बता चुकी थी कि अनाया मान गई। अनाया ने सिकंदर के पास जाते ही हदीद को उसकी गोद से लेते
قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، جبکہ سکندر اور شگفتہ بیگم اس کے پیچھے ہی تھے۔ حدید کے حویلی آنے سے ایک الگ قسم کی ہی رونق لگ گئی تھی حویلی میں۔ داد اور کومل کا بھی جانے کا دل نہیں کرتا تھا حویلی سے، تو پھر سکندر نے انہیں حویلی میں رہنے کا ہی کہہ دیا تھا۔ داد کے تو جیسے من کی مراد بر آئی تھی، وہ بھی فوراً مان گیا تھا۔ حدید سارا دن کبھی کسی ایک کے پاس ہوتا تو کبھی کسی ایک کے۔ عنایہ کو تو وہ صرف تب ہی ملتا جب اسے بھوک لگتی اور وہ رونے لگ جاتا، یا پھر تب جب اسے سلانا ہوتا، تو عنایہ بھی اسے تب ہی جی بھر کر پیار کر لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ حدید کو فیڈ کروا کر ہٹی تھی اور اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی سکندر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ سٹارٹنگ میں تو اس کا آفس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اگر وہ جاتا بھی تو جلدی ہی واپس آ جاتا تھا۔ حدید کے پیدا ہونے پر اس نے اپنے سب امپلائیز کی تنخواہیں بھی بڑھائی تھیں اور ساتھ ہی انہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی تھی خوشی میں۔ اس کے روز روز جلدی آ جانے پر بی جان نے ایک دن اس کی اچھے سے کلاس لی تھی، پھر جا کر وہ اپنی پٹری پر واپس آیا تھا۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے، وہ آفس سے تھکا آیا تھا، مگر کمرے میں آتے ہی اپنے بیٹے اور بیوی کی کلکلاہٹ سن کر اس کی ساری تکن اتر گئی تھی۔ اس نے بلند آواز سلام کرتے اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھا تھا۔ سکندر کے سلام کرنے پر عنایہ نے اس کی جانب دیکھتے سلام کا جواب دیا تھا۔ ہادی ماما کی جان، دیکھو بابا آ گئے۔ بابا ہادی کے ساتھ کھیلیں گے اور ماما بابا کے لیے کھانا لے کر آئیں گی۔ عنایہ بیٹھ سے اٹھتی حدید سے بولتی اسے سکندر کے حوالے کر چکی تھی۔ اس نے سکندر کو معاف تو نہیں کیا تھا، مگر حدید کی وجہ سے وہ اس سے مخاطب ہو جاتی تھی، اور کچھ امی کی نصیحت تھی کہ وہ اس سے تمیز سے مخاطب ہوتی، لیکن بلا وجہ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ حدید کو سکندر کو پکڑاتے وہ کھانا گرم کرنے جانے لگی تھی، جب سکندر نے اس کے ایک ہاتھ سے حدید کو پکڑتے دوسرے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آفس میں میٹنگ تھی ایک، اس کے بعد کھانا کھا لیا تھا۔ سکندر کے کہنے پر عنایہ ٹھیک ہے کہتی واپس بیڈ کی طرف مڑ گئی۔ عنایہ، سکندر نے اسے پکارا تھا۔ جی، اس نے ایک لفظ میں اس کے پکارنے پر جواب دیا تھا۔ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ سکندر کے پوچھنے پر اس نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے پوچھنے پر سکندر اس کے پاس آتا، حدید کو بیڈ پر لٹاتے اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ سب مطلب کہ تمہاری یہ بے رخی، تمہاری خاموشی؟ سکندر کے جواب پر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نہ سمجھی تھی۔ پر میں تو کرتی ہوں آپ سے بات، عنایہ نے جیسے اسے بتایا تھا۔ نہیں، یہ سب کافی نہیں ہے، تم صرف مجھے تب مخاطب کرتی ہو جب بہت کوئی ضروری بات ہو، یا پھر تب جب میں تمہیں مخاطب کروں تو تم جواب دے دیتی ہو۔ سکندر نے بے بسی سے کہا تھا۔ میں اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتی کچھ، کیونکہ میں حدید کی وجہ سے اس رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، میں یہ بات نہیں بھولی کہ آپ نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا، میں یہ نہیں بھولی کہ محبت کی آڑ میں آپ کو میرے وجود سے مطلب تھا، تو اس پر ہی خوش رہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس سب کے باوجود۔ عنایہ کی باتوں پر سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے بالوں کو پیچھے کرتے لمبے سانس لیے تھے۔ کب تمہیں یقین آئے گا میں بدل گیا ہوں؟ میں پچھتا رہا ہوں، مجھے سچ میں اب تم سے محبت ہے، پلیز یقین کر لو میرا۔ کیسے آئے گا تمہیں یقین؟ سکندر کے لہجے میں بے بسی اور بے قراری تھی۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر قسمت میں ہوا تو جب اللہ کو منظور ہوگا مجھے آپ اور آپ کی باتوں پر یقین آ جائے گا۔ وہ اس سے کہتی واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ سکندر نے خالی نگاہوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، پھر بیڈ پر لیٹے حدید کی جانب متوجہ ہوا جو بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھ فون چلانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسا ہے بابا کا شیر؟ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اس سے بولا تھا، جبکہ اپنے باپ کے اپنی جانب متوجہ ہونے پر اس کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد حدید کی کھلکھلاہٹیں اور سکندر کے کہے عنایہ کو واش روم میں بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں سن اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ واقعی اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ سکندر ایک اچھا باپ تھا، اور جب سے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا تب سے وہ ایک اچھا شوہر بھی تھا۔ وہ اس بات کو مانتی تھی، مگر اس کے اپنے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو اتنی جلدی معاف کر سکتی۔ یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 20 اینڈ مینز تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔
تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں. تو ہماری یہ ناول ختم ہو رہا ہے، مطلب اس کے ساتھ ہی اب نیکسٹ ایپیسوڈ ہماری لاسٹ ہوگی. تو انتظار کریے گا لاسٹ ایپیسوڈ کا بھی. اللہ حافظ.